स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है आप लोगों को। तो आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पैडागोजी से एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आप सबों को बाल शिक्षण का चैप्टर वाइज वीडियो दिया जा रहा है, जिसको आशा करता हूं कि आप अच्छे से देखकर समझ पा रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी हम लोग बाल शिक्षण का यह वीडियो देखेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सब्जेक्ट ये है। इसको आप जितना बारीकी से समझेंगे, उतना बारीकी से आप इसको देखेंगे, उतना आप सीखेंगे। आइए, अगर अभी तक आपने मेरे पिछले सभी बाल शिक्षण के वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में सारा आकलन बाल शिक्षण करके एक बना होगा प्लेलिस्ट, उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। आम तौर पर बुद्धि का प्रयोग प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि जैसे अनेक अर्थों में किया जाता है। जैसा कि दोस्तों, आप बुद्धि को किस अर्थ में लेते हैं? आप बुद्धि को प्रतिभा भी बोलते होंगे, ज्ञान भी बोलते होंगे, समझ भी बोलते हैं, इत्यादि अनेक अर्थों में आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं। यह वह शक्ति है, बुद्धि वह शक्ति है जो सभी समस्याओं का समाधान करने में और उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमें सक्षम बनाती है। बुद्धि की जो परिभाषा है उसको उसके लक्षणों के आधार पर मुख्यतः 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है सीखने की योग्यता, दूसरा है समन्वय की योग्यता, तीसरा है समस्या समाधान की योग्यता, चौथा है अमूर्त चिंतन की योग्यता, पांचवा है समायोजन की योग्यता। आइए हम लोग एक एक करके बारी बारी से सभी भागों को देखें। प्रमुख परिभाषाएं, पहला हम लोग देखें सीखने की योग्यता। प्रमुख परिभाषाएं हम लोग जानेंगे कि विद्वानों ने बुद्धि की परिभाषा किस प्रकार दी है, बुद्धि के संदर्भ में विद्वानों का क्या मत है। तो बकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता बुद्धि है, सीखने की योग्यता बुद्धि है। मैकडूल कहते हैं बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। डियरबॉर्न कहते हैं बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। कहने का तात्पर्य है बुद्धि के संदर्भ में, बुद्धि के पक्ष में अनेक विद्वानों के अपने अपने तर्क हैं। दूसरा है समन्वय की योग्यता। समन्वय की योग्यता के आधार पर निम्न विद्वानों ने बुद्धि की जो परिभाषा दी है उसको भी हम लोग जानेंगे। रेक्सनाइट के अनुसार बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं एवं विचारों को सोचते हैं। रेक्सनाइट कहते हैं कि बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी अगर उद्देश्य को पाना है, किसी समस्या का समाधान करना है, तो उसके संबंधित वस्तुओं एवं विचारों को सोचना ही बुद्धि है। वैक्सलर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का भोग या सार्वभौमिक योग्यता है। बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का भोग है या सार्वभौमिक योग्यता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है और प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क बनाता है। तीसरा है समस्या समाधान की योग्यता। अब देखें हम लोग इस परिभाषा को। समस्या समाधान की योग्यता के आधार पर निम्न विद्वानों ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार से दी है। रेक्सनाइट का कथन है, रेक्सनाइट के अनुसार बुद्धि वह योग्यता है
जो लक्ष्य की पूर्ति तथा समस्या समाधान के निमित्त हमारे मन में विचारों को जागृत करती है। बर्ट के अनुसार बुद्धि में अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। अनेक अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने तर्क दिए हैं बुद्धि के संदर्भ में। चौथा है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अमूर्त चिंतन की योग्यता के आधार पर विद्वानों ने बुद्धि का क्या तर्क दिया है, इसको हम लोग देखें। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है। वीने के अनुसार किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। वीने कहते हैं कि अगर किसी समस्या को हम समझ गए, उसके विषय में तर्क किए और किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचे, यही बुद्धि की जो है काम है, बुद्धि का यही काम है। टर्वन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान है जिसमें वह अमूर्त चिंतन करने की योग्यता रखता है। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता उसी में है, उसका अनुपात बुद्धि का उतना ही है जिसमें वह अमूर्त चिंतन करने की योग्यता रखता है। समायोजन की योग्यता। समायोजन की योग्यता के आधार पर निम्न विद्वानों ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार दी है। कॉल्विन के अनुसार क्या है, देख लीजिए बुद्धि का तर्क। एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धि प्रकट करता है जिस अनुपात में वह अपने नए वातावरण में समायोजित होने की क्रिया सीख चुका है या सीख सकता है। अस्टर्न के अनुसार नवीन परिस्थितियों में अपने विचारों को समायोजित करने की क्षमता बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों में यानी नए परिस्थितियों में अपने विचारों का सामंजन कर लेना, समायोजन कर लेना, इसी क्षमता को बुद्धि कहते हैं। क्रूज के अनुसार बुद्धि नवीन एवं विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी तरह से समायोजन करने की योग्यता है। बर्ट के अनुसार सापेक्षतया नवीन परिस्थितियों में समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। तो आप जितने भी विद्वानों का जो तर्क है उसको आप दिमाग में बैठा लें कि किन आधार पर किन विद्वानों ने क्या तर्क दिए हैं बुद्धि के बारे में। बुद्धि के सिद्धांत, अब हम लोग देखेंगे कि बुद्धि के क्या क्या सिद्धांत हैं। क्या है बुद्धि के सिद्धांत। अब देखें हम लोग कि बुद्धि के सिद्धांत क्या क्या हैं। बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के सिद्धांत से संबद्ध विभिन्न पक्षों यथा बुद्धि है क्या और इसका निर्माण कैसे हुआ आदि प्रश्नों का उत्तर मनोवैज्ञानिक खोजने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। फलतः बुद्धि के उन्होंने अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए जो बुद्धि के स्वरूप का पर्याप्त विवरण देते हैं। इनमें से कुछ सिद्धांत हम लोग अभी देखेंगे जो निम्न प्रकार से है। पहला है एक खंड का सिद्धांत, दूसरा है दो खंड का सिद्धांत, तीसरा है तीन खंड का सिद्धांत, चौथा है बहुखंड का सिद्धांत और पांचवा है मात्रा का सिद्धांत। मात्रा सिद्धांत, अब देखिए एक एक करके हम लोग बारीकी से इसको जानें। पहला है एक खंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक टर्मन और अस्टरने थे, है ना। इस सिद्धांत के प्रतिपादक टर्मन और अस्टरने थे। आप इसको याद रखेंगे कि एक खंड का सिद्धांत का प्रतिपादक टर्मन और अस्टरने थे। इनके अनुसार बुद्धि एक अखंड और अविभाज्य है। इस प्रकार इन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना है। इनके अनुसार
बुद्धि जो है वो अखंड है, अविभाज्य है। इस प्रकार इन्होंने बुद्धि को क्या माना है? अखंड और अविभाज्य। दो खंड का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है, इसको नोट करेंगे आप लोग। एक खंड का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, दो खंड के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इसको एक जगह लिख के रख लेंगे क्योंकि ये सब याद रहेगा लेकिन बाद में भूल सकते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो तरह की बुद्धि होती है, एक सामान्य होती है और एक विशिष्ट होती है। तो सामान्य योग्यता क्या है? तो स्पीयरमैन के अनुसार सामान्य योग्यता सब व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में मिलती है। इसकी कुछ विशेषताएं भी है, जैसे इन विशेषताओं को हम लोग अभी देखेंगे कि यह प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न होती है। मतलब व्यक्ति के साथ ये अलग अलग व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। यह उसके सभी मानसिक कार्यों में प्रयोग की जाती है। जितने भी मानसिक कार्य हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। यह भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में सामान्य सफलता प्रदान करती है। कौन? सामान्य योग्यता। ध्यान देंगे। चौथा है, यह योग्यता व्यक्ति में जन्मजात होती है। देखिए, एक नया बात हम लोग जाने कि यह जो योग्यता होती है वो व्यक्ति में जन्मजात होती है। पांचवा है, यह उसमें सदैव एक सी रहती है, कभी परिवर्तन नहीं होती है। यह जिस व्यक्ति में जितनी अधिक होती है उतना ही वह अधिक सफल होता है। दूसरा है विशिष्ट योग्यता। अभी हम लोग देख रहे थे सामान्य योग्यता, अब देख रहे हैं विशिष्ट योग्यता। इन योग्यताओं का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषताएं यह है कि ये योग्यताएं विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न और अलग अलग मात्रा में होती है। जिस व्यक्ति में जो योग्यता अधिक होती है उसी से संबंधित कुशलता में वह विशेष अर्जित करता है। योग्यताएं अनेक और एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ये योग्यताएं भाषा, विज्ञान, दर्शन आदि में विशेष सफलता प्रदान करती है। विभिन्न योग्यताओं का संबंध विभिन्न कुशल कार्यों में होता है। ये योग्यताएं अर्जित की जा सकती है, ग्रहण की जा सकती है। कौन? विशिष्ट योग्यता। समझ पा रहे हैं आप लोग? तीसरा है तीन खंड का सिद्धांत। दो खंड का सिद्धांत प्रतिपादित करने के बाद स्पीयरमैन ने बुद्धि का एक और खंड बताया तथा इसने इसका नाम सामूहिक खंड या तत्व रखा। उसने इस खंड में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं से निम्न होने के कारण मध्य का भाग मान लीजिए इसको। सामान्य में भी नहीं और विशिष्ट में भी नहीं, बीच वाला हिस्सा मान लीजिए, मीडियम, मध्यम। चौथा है बहुखंड का सिद्धांत। स्पीयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत पर आगे कार्य करके मनोवैज्ञानिकों ने बहुखंड का सिद्धांत प्रतिपादित किया। स्पीयरमैन का जो बुद्धि का सिद्धांत दिया गया था उसी पर आगे कार्य किया मनोवैज्ञानिकों ने और बहुखंड का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब देखते हैं इसकी क्या विशेषता हो गई। तो कैली ने अपनी पुस्तक में बुद्धि को निम्नलिखित खंडों या योग्यताओं का समूह बताया, जैसे शारीरिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, गामक योग्यता, स्थान एवं विचार संबंधी योग्यता, रुचि संबंधी योग्यता। तो इस तरह से योग्यता को विभाजित कर दिया गया, समूहों में विभाजित कर दिया गया। मात्रा सिद्धांत भी हम लोग देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। वह सामान्य मानसिक योग्यता के समान किसी तत्व को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका अभिप्राय है कि बुद्धि उतनी ही अच्छी होती है जितने अधिक मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबद्ध होते हैं। आधुनिक विचारधारा को व्यक्त करने हेतु ह्यूटमर ने कहा कि यह कहने के बजाय कि व्यक्ति में बुद्धि है, यह कहना अधिक उपयुक्त है कि यह अधिक बुद्धिमत्ता व्यवहार करता है।
समझ पा रहे हैं? बिल्कुल एक बार में नहीं समझ में आता है, बार बार सुन के समझिए, 2 बार 4 बार 8 बार, जितना बार में समझिए, जितना समझिएगा ना उतना ही भाषा शिक्षण अच्छा होगा। भाषा शिक्षण रटना नहीं है, भाषा शिक्षण सच समझना है, पेडागोजी समझना है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र को समझना है। अब देखिए बुद्धि के प्रकार। कुछ विद्वानों ने, विशेषतः थॉर्नडाइक और गैरिट ने बुद्धि का जो वर्गीकरण किया है उसको हम लोग देखें। अब थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि, तो अमूर्त बुद्धि अब क्या है? अमूर्त बुद्धि ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है। शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि के रूप में, अमूर्त रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है मूर्त या यांत्रिक। इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति यंत्रों तथा भौतिक वस्तुओं का परिचालन करता है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? इंजीनियर, मैकेनिक, टेक्नीशियन, है ना, आदि होते हैं। ये सब इंजीनियर, मैकेनिक और तकनीशियन जो होते हैं वो मूर्त या यांत्रिक बुद्धि कहलाते हैं। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है, विभिन्न व्यवसायों में सफलता प्राप्त करता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। थॉर्नडाइक का हम लोग पढ़े थे अभी देख रहे हैं गैरिट के अनुसार बुद्धि का क्या वर्गीकरण है। चैनल में नए हैं आप लोग, वीडियो पसंद आता है, मेरा वीडियो आप लोग लाइक करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को कर लें, क्योंकि इसी तरह के चैप्टर बाय चैप्टर मैं आपको बाल विकास का वीडियो देता रहूँगा और पूरे सिलेबस को आपके कंप्लीट करने में मैं सहयोग करूँगा। आकलन, जे टेट, सी टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट आप पास कर सकते हैं, कोई भी टेट आप इसको क्लियर कर सकते हैं। अब समझिए गैरिट के अनुसार बुद्धि का वर्गीकरण। मूर्त यांत्रिक बुद्धि, इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह यंत्रों और मशीनों के कार्य में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे कारीगर, मैकेनिक, इंजीनियर, औद्योगिक कार्यकर्ता आदि होते हैं। दूसरा है अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि लेता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे वकील, एक डॉक्टर, दार्शनिक, चित्रकार, साहित्यकार आदि होते हैं। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वह क्या होता है? बहुत मिलनसार होता है, समाज में लोगों से एक मानव संबंध बनाता है, आपस में मेल जोल रखता है, सामाजिक कार्यों में रुचि लेता है और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अतः इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। बुद्धि लब्धि जानेगा हम लोग क्या है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि से बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति मालूम पड़ती है। बुद्धि लब्धि से क्या होता है? बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति मालूम पड़ती है कि व्यक्ति की जो सामान्य योग्यता है वो कितना विकास कर रहा है, किस का विकास का जो गति है वो हम लोग जानते हैं। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि से यह ज्ञात होता है कि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति कैसी है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धि लब्धि से यह ज्ञात होता है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। मानसिक आयु ज्ञात करने के लिए विचार का प्रतिपादन का श्रेय बीनो को है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें आता है एग्जाम में, इसको इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। टर्मन ने बीने के विचार को स्वीकार करके परीक्षण किया और
इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मानसिक आयु बालक के मानसिक विकास की बुद्धि के बारे में नहीं बता सकती। इस गति को मालूम करने के लिए टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला दिया, एक सूत्र दिया टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने का। तो कौन सा वो फॉर्मूला है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु गुना 100। इससे क्या हम लोग याद कर सकते हैं? बुद्धि लब्धि कैसे समझिए, यदि बालक की मानसिक आयु 20 साल है, ठीक है, और वास्तविक आयु 16 साल है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितना होगी? कैसे निकालेंगे इसको? तो 20 बाई 16 गुना 100, इसको हल करेंगे तो 125 आएगा। कहने का मतलब है कि बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। मानसिक आयु, मानसिक आयु व्यक्ति की मानसिक परिपक्वता की ओर संकेत करती है। एक व्यक्ति की मानसिक आयु जितनी अधिक होती है तो यह माना जाता है कि उसकी विभिन्न मानसिक योग्यताओं का विकास उतना ही अधिक हुआ है। मतलब अगर एक व्यक्ति की मानसिक आयु जितनी ज़्यादा होगी तो यह मान के चलना है आपको कि उसकी मानसिक योग्यता का भी विकास उतना ही हुआ होगा, अथवा कहने का मतलब है कि वह परिपक्व है। जैसे यदि 7 वर्ष का बच्चा 12 साल के बच्चे के लिए निर्मित बुद्धि परीक्षण उतनी ही कुशलता से करता है जितना 12 साल का बच्चा करता है, तो 7 साल के बच्चे की मानसिक आयु कितनी हो गई? 12 साल हो गई है। और यदि 12 वर्ष का बच्चा 7 वर्ष के बच्चे के लिए परीक्षण को कर पाता है परंतु 12 वर्ष के बच्चों के लिए निर्धारित परीक्षण को नहीं कर पाता है, तो उसकी आयु कितनी मानी जाएगी? 7 वर्ष मानी जाएगी। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। थोड़ा इसको आप लोग देख लीजिएगा एक दो बार, बिल्कुल समझ आइएगा। तो इस प्रकार मानसिक आयु व्यक्ति के द्वारा प्राप्त विकास की सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो एक आयु विशेष से में प्रत्याशित उसके कार्य निष्पादन के रूप में किया जाता है। समझ गए? बिल्कुल। इसको देख लीजिएगा अच्छे ढंग से, आप बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। बुद्धि परीक्षाओं का वर्गीकरण। बुद्धि परीक्षाओं को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। आपका पहला है वैयक्तिक बुद्धि परीक्षा। यह परीक्षा एक समय में एक व्यक्ति की ली जाती है। दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षा। यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों की ली जाती है। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। आप समझिए बहुआयामी बुद्धि क्या है। कैली एवं थर्स्टन नामक वैज्ञानिकों ने, कैली एवं थर्स्टन नामक मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि का जो निर्माण है वो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। कैली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है: वाचिक योग्यता, गामक योग्यता, सांख्यिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानिक संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता। ये सब बात आप ध्यान रखेंगे, प्रश्न इसी से निकलते हैं। थर्स्टन का मत है कि बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है: प्रत्यक्षीकरण संबंधित योग्यता, तार्किक व वाचिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, स्थानिक या दृश्य योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता, आगमनात्मक योग्यता और निगमनात्मक योग्यता। वैसे तो अधिकतर मनोवैज्ञानिकों ने कैली और थर्स्टन की बुद्धि के सिद्धांतों की आलोचना की, किंतु अधिकतर वैज्ञानिकों ने यह भी मान लिया कि बुद्धि का बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। बहुआयामी बुद्धि होने के कारण ही कुछ लोग कई प्रकार के कौशलों में निपुण होते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को कैसा पसंद कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो में आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। आपके अपने लेवल के अनुसार तैयारी करवाई जाती है, कोई समस्या नहीं आती है आपको। बिल्कुल आप मुफ्त में तैयारी करते हैं, आपको अच्छे ढंग से समझाया जाता है। तो चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। अगले दिन हम लोग आपका बाल शिक्षण का 8वां जो चैप्टर है भाषा और विचार, उसको हम लोग देखेंगे।
बिल्कुल बारीकी से समझेंगे और एक सिलसिलेवार ढंग से समझेंगे। मिलते हैं कुछ इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहें। धन्यवाद आपका।